हेलो। सो ये वीडियो बेसिकली डील करेगी टॉपिक ऑफ फेमिनिज्म के साथ कि फेमिनिज्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से वो पेट्रियार्की से डिफरेंट है, किस तरह से वो मेट्रियार्की से डिफरेंट है। इस टॉपिक का फोकस फेमिनिज्म को आईआर के पर्सपेक्टिव में समझना और फेमिनिज्म को एज अ टूल अगेंस्ट और एज अ मूवमेंट अगेंस्ट जो एक हेजेमनी या पावर हेजेमनी आईआर में और ओवरऑल जनरल इन फील्ड ऑफ सोशल साइंस की स्टडीज़ में हम पढ़ते आए हैं उसको समझने से रिलेटेड रहेगा। सो हम टॉपिक शुरू करते हैं फेमिनिज्म। इस अगेन मैं इस चीज़ को फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो आईआर की फील्ड के अंदर फेमिनिज्म को समझने से है, जो प्राइमरीली पावर के ऊपर बेस्ड है। जहाँ हम देखते हैं रियलिज्म और तमाम जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो डिपेंडेंसी थ्योरी हो, उनका फोकस पावर पे रहा है, ब्रूट पावर पे रहा है और पावर मैक्सिमाइजेशन पे रहा है। फेमिनिज्म एक अल्टरनेटिव पाथ उसके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। अगर मैं फेमिनिज्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो फेमिनिज्म को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे मूवमेंट्स के समूह के तौर पर जो जेंडर इक्वालिटी की बातें करता है और जो कि उस फिलोसॉफी के चारों तरफ घूमता है, उन सोशल मूवमेंट्स के चारों तरफ घूमता है जो इक्वालिटी की और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। जहाँ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म बात करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करने की, हम देखेंगे थर्ड वेव आते आते ये अगेंस्ट हो जाती हैं हर तरह के हेजेमनी की। ना केवल ये जेंडर इक्वालिटी की बात करती है बट ये सोसाइटी में प्लूरलिटी, डाइवर्सिटी और जो एक ट्रेडिशनल पावर नोशन है जिसके अंदर इमोशंस को, ह्यूमन सफरिंग को इग्नोर किया जाता रहा है नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पावर के टर्म में, उसको अपोज करने की कोशिश करती है। तो जनरल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो फेमिनिज्म को हम उस मूवमेंट के कलेक्शन के तौर पर देख सकते हैं जिसका राइज होता है जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए, साथ के साथ उन सोशल मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो वुमेंस के लिए इक्वल और वुमेन स्पेसिफिक राइट्स की डिमांड करता है। साथ के साथ ये उस सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ करता है जो कि वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए। ये बेसिकली पेट्रियार्की को अपोज करता है। पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, पितृसत्ता मतलब वो ढांचा जिसका फोकस पावर पर है, जो मैस्कुलिनिटी यानी पुरुषार्थ को सपोर्ट करता है। पुरुषार्थ मतलब वो एक पॉजिटिव पुरुषार्थ नहीं, एक टॉक्सिक पुरुषार्थ जिसके अंदर ह्यूमन सफरिंग की, इमोशंस की जो जगह नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा रैशनल, श्रूड और पावर हंगरी माना गया है। एक ऐसा पुरुषार्थ जो कमज़ोर को दबाने की बात करता है और जो अपनी पावर की मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। ऐसा पुरुषार्थ जहाँ पर डायलॉग की और डिस्कशन की जगह नहीं है, जहाँ पर बेसिकली पावर असर्शन की बात की गई है। हम आगे अगर बढ़ें, फैमिली को बेसिक यूनिट के तौर पर फेमिनिज्म देखता है और क्योंकि फैमिली में जिस तरह से वुमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या वुमेंस के ऊपर जिस तरह से फैमिली के अंदर पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, ये बेसिकली उसी का एक्सपेंशन है। वो ये मानता है कि जिस तरह से सोसाइटी फैमिली के अंदर वुमेंस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सब्जुगेट किया जा रहा है, उनको एज एन कमोडिटी कंसिडर किया जा रहा है, उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी पर अटैक किया जा रहा है, वही चीज़ सोसाइटी में और सोसाइटी के बाद लार्जली इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में और ग्लोबल रिलेशंस की फील्ड में भी वैसा ही होता रहता है। और यही जो डोमिनेंस है, यही जो फैमिली के अंदर जो डोमिनेंस है, यही आगे चल के उस स्ट्रक्चरल डोमिनेंस को जन्म देता है जिसमें ना केवल वुमेन सब्जुगेट होती हैं, वो तमाम आइडेंटिटीज़ सब्जुगेट होती हैं, वो तमाम आइडेंटिटीज़ दब जाती हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती खुद को अलाइंड करने की या खुद को प्लेस्ड करने की उस ट्रेडिशनल पावर की डेफिनेशन के नोशन के अंदर। सिमोन दे बुलेवार अपने टेक्स्ट द सेकंड सेक्स में कहते हैं, वो बार बार कहते हैं, वो एक क्रिटिक डेवलप करते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। वो बिलीफ ये करते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो दूसरे एरिनाज हो सोशल लाइफ के, ये मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर हैं और इसमें वुमेंस को एक तरह से सिस्टमेटिकली साइड लाइन किया गया है और एक वो मेस्कुलाइन पावर स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। वो इस बात को भी आर्ग्यू करती हैं इस बात को कि भाई ध्यान रखिए, जो पेट्रियार्की है वो केवल वुमेन को सब्जुगेट नहीं कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेट दोनों सेक्सेस को कर रही है। देखिए, सेक्स और जेंडर का डिफरेंस समझ लें 2 मिनट के लिए। सेक्स जो है वो नेचुरल है, जेंडर क्रिएटेड है। सेक्स ये कहता है महिला और पुरुष बराबर नहीं है बिकॉज दोनों अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं, दोनों की नीड्स अलग हैं, दोनों की स्पेसिफिक
बॉडीज़ का स्ट्रक्चर अलग है, उसी तरह से उनकी कैपेसिटीज़ हैं, उसी तरह उनकी पावर है, उसी के हिसाब से उनकी नेचुरल लिमिटेशंस या स्पेशलिटीज़ हैं। बट जेंडर जो है वो उसमें पावर का सेंस ले आता है, जेंडर में हेजेमनी आ जाती है। और उनका मानना है क्योंकि कुछ आस्पेक्ट में मेल ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं, वो उनको राइट दे देता है डोमिनेट करने का। जेंडर प्लुरैलिटी को अपोज करता है, जेंडर डाइवर्सिटी को अपोज करता है, जेंडर हेजेमनी की बात करता है, वो स्ट्रक्चर की बात करता है, वो डोमिनेंस की बात करता है। और इस डोमिनेंस में ना केवल वो फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, वो उन तमाम मेल्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेट करता है जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पेट्रियार्की के अंदर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं उस तरह से हमें ये कहना चाहिए कि खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो बेसिकली सिमोन दे बुलेवर ये कहती हैं कि अपनी सेकंड सेक्स में कि ये जो पूरा का पूरा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये ना केवल फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है बल्कि उन मेल्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेट करता है, वो जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पेट्रियार्की के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो एक स्ट्रॉन्ग मेल मैचोइज्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते। और यहीं से वो डिस्टिंक्शन पैदा करती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी में और फेमिनिटी में। पावर स्ट्रक्चर में मैस्कुलिनिटी को रैशनल, असर्टिव, वेलर, प्राइड, पावर्स को प्रोजेक्ट करने वाला दिखाया गया है, और फेमिनिटी को या फेमिनिन नेचर को डोसाइल, सब्जुगेटेड, इमोशनल, इर्रेशनल दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं आपने दोनों सेक्सेस के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स को जोड़ दिया और आपने डिफाइन कर दिया कि जहाँ एक रैशनल और एक पावरफुल है, वहीं जो दूसरा सेक्शन है, जो दूसरा तबका है, वो ग्लोबल लेवल पर अपने आप को असर्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, ना सोसाइटल लेवल पर ना फैमिली लेवल पर, इसलिए वो डिपेंडेंट है दूसरे जेंडर के ऊपर। जहाँ हमने क्वालिटीज़ जिसमें सम्मान है, शक्ति है, प्राइड है, वेलर है, उसको मेल के साथ जोड़ दिया, करेज को मेल के साथ जोड़ दिया, औरत के साथ हमने लव, कंपैशन और ग्रेस को जोड़ दिया। हालांकि इसमें कोई खराबी नहीं है, बट रियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट की नज़र से देखें या ताकत की नज़र की थॉट से देखें तो जो ये इमोशंस है व्यक्ति को कमज़ोर करते हैं, और कहीं ना कहीं ये इमोशंस को हमने सेकेंडरी कंसिडर किया वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मेल पावर से। अगर हम बात करें जो सोशल कंस्ट्रक्ट हैं, जैसे कि पावर, रैशनैलिटी, पब्लिक स्फीयर के अंदर प्रेजेंटेशन, असर्शन, इसको हमने जोड़ दिया मैस्कुलिनिटी से, और वहीं औरतों को हमने कमज़ोरी से, डिपेंडेंस से, इमोशन से लिंक्ड अप कर दिया। अब अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी भी उतना असर्टिव हो, हर आदमी भी उतना ज़्यादा पावर को लेकर सेंसिटिव हो, या हर आदमी भी उतना ज़्यादा मैस्कुलाइन हो। तो हमने उस आदमी को भी उस पावर स्ट्रक्चर से निकाल दिया जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मेल मैस्कुलिनिटी के अंदर सेटअप नहीं होता। कैरोल पैटमैन आर्ग्यू करती हैं कि यही जो कंस्ट्रक्शन है बिटवीन मैस्कुलिनाइन और फेमिनिन में, ये बेसिकली एक तरह का वही पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन है जो होता है फ्रीडम और सब्जुगेशन में। हमने जहाँ पितृसत्तात्मक ढांचे को, पेट्रियार्की को, हमने मैस्कुलिनिटी को जोड़ दिया है आज़ादी से, वहीं हमने जो फेमिनिज्म है या फेमिनिस्ट ट्रेंड्स हैं उसको हमने जोड़ दिया है सब्जुगेशन से, हम डिपेंडेंसी से और एक कमज़ोरियत से। बेसिकली मैस्कुलिनिटी या पेट्रियार्की और फेमिनिज्म में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस है आज़ादी में और गुलामी में। जहाँ पेट्रियार्की सारी आज़ादी अपने पास रखना चाहती है या खुद को आज़ादी का सच्चा हकदार समझना चाहती है, वहीं वो फेमिनिज्म को अपने ऊपर डिपेंडेंट बताती है, वो कमज़ोर बताती है, उसको इर्रेशनल बताती है, जो आज़ादी को ना एंजॉय कर सकती है ना प्रोटेक्ट कर सकती है, या मतलब उसको पावरफुली असर्ट कर सकती है। अगर हम फेमिनिज्म के अंदर अलग अलग वेव्स की बात करें, देखिए अब इसका काउंटर भी होगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे ऐसे लोग जो मानेंगे आप किस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब नेचर ने आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जब नेचर ने आपको अलग अलग बनाया है जिसमें दोनों की स्पेसिफिक नीड्स हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, तो आप एक को सुपीरियर एक को इन्फीरियर कैसे बना सकते हैं? मटेरियलिज्म तो कहता है ना कि पावर सब कुछ है। मैस्कुलिनिटी के साथ आपने जब पावर डाल दिया तो दूसरे जेंडर को तो दबाने का राइट आपको मिल गया। तो इसके अपोजिशन में कई सारी वेव्स हैं। जहाँ पहली वेव की हम बात करते हैं, ये लीगल राइट, सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट और एजुकेशनल राइट से लिंक्ड अप थी। ये उसी तरह से है कि जहाँ पे एक पहली जनरेशन किसी नए शहर में जाके सेटल डाउन होती है तो उसका पहला फोकस होता है खुद का सर्वाइवल करना। वो घर बनाना चाहती है, वो नौकरी बनाना चाहती है, वो इनकम के उन सोर्सेज को डेवलप करना चाहती है ताकि वो स्टैब्लिश हो सके। फेमिनिज्म में भी वही हमें देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में, अमेरिका में वुमेन्स का वोटर राइट, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औरतों का रोल बढ़ता है सोसाइटी में, उनको लगता है कि जब हम काम कर सकती हैं वो काम जो ट्रेडिशनली पुरुष कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे पास ये अधिकार हो जो पुरुषों के पास है। तो वोटिंग राइट्स,
एजुकेशनल राइट्स, इनकी बातें होती हैं। अगेन फेमिनिज्म में मेल भी आ रहा है। देखिए उस समय तक ब्रिटेन में वोटिंग राइट जो था वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे था, तो एक गरीब आदमी को भी उस ट्रेडिशनल नोशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में जगह नहीं मिल रही थी। वो औरत के साथ तो डिस्क्रिमिनेट कर ही रहा था, एक अमीर औरत या गरीब औरत के साथ, साथ के साथ वो एक गरीब पुरुष के साथ भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। तो फेमिनिज्म ना केवल बात करती है औरतों के अधिकार की, अगर हम कहें, वो कहीं ना कहीं तमाम दबे कुचले लोगों के अधिकारों की बात भी करती है, जिसको शक्ति के ढांचे में बहुत नीचे रख दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। पहली वेव बात कर रही है सिविल पॉलिटिकल राइट्स की, पहली वेव बात करती है औरतों की विजिबिलिटी को इंश्योर करने की सोसाइटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सेकंड वाली जो वेव है वो क्वेश्चन करती है इक्वल सिटीजनशिप के नोशन को, वो क्वेश्चन करती है सिटीजनशिप के नोशन को, और वो बात करती है वुमेन स्पेसिफिक राइट्स की। वो ये कहती है कि आपने इक्वालिटी दे दी, वोटिंग राइट्स दे दिया, बट वी आर नॉट इक्वल। जस्ट बाइंग सेइंग कि बोथ जेंडर्स आर इक्वल, आप इक्वालिटी नहीं ला सकते। रियल इक्वालिटी के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जगह होती है। वुमेन स्पेसिफिक राइट्स, आप इक्वालिटी ला रहे हैं, पर इक्वालिटी किस टर्म में ला रहे हैं? जो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया पुरुष के हिसाब से कि भाई ये इक्वालिटी है पुरुषों के हिसाब से, नहीं, महिलाओं की इक्वालिटी अलग है, पुरुषों की इक्वालिटी अलग है। तो सेकंड वेव इस पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की बात करती है। इसमें रेडिकल फेमिनिस्ट भी आते हैं जो पूरे के पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदल के प्रो फेमिनिस्ट बनाना चाहते हैं, बट इसमें भी प्रॉब्लम है, ये मेट्रियार्की का सिंबल है। देखिए अगर पैट्रियार्की अच्छी नहीं है तो मेट्रियार्की भी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज अगेन इसमें पावर और सब्जुगेशन आ जाता है। देखिए फेमिनिज्म बात करती है इक्वालिटी की, फेमिनिज्म बात करती है इंक्लूसिवनेस की, फेमिनिज्म बात करती है बराबरी की। मेट्रियार्की वो बात नहीं करती। मेट्रियार्की एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात करती है। अगेन वो ब्रूट वो ब्रूट और वो एक बहुत ज़्यादा पावर हंगरी स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। यहाँ एक चीज़ का और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो फेमिनिज्म है वो केवल महिलाओं का डोमेन नहीं है। वो तमाम पुरुष जो आवाज़ उठा रहे हैं इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, इस ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, वो भी फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो तमाम महिलाएं जो इस ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं वो भी पेट्रियार्कल हैं। एग्जाम्पल, ज़्यादातर पारंपरिक परिवारों में महिलाएं ही महिलाओं की आज़ादी पे सबसे ज़्यादा कर्टल डालने वाली होती हैं। इंदिरा गांधी को ये कहा जाता था कि अपनी कैबिनेट में इकलौती मर्द हैं, तो बेसिकली जो महिला ताकतवर हो गई, आपने उनको महिला मानने से मना कर दिया इनडायरेक्ट वे में, या आपने मान लिया नहीं उनमें पुरुषों वाले एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेस्कुलाइन, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो तो वेलर वाली हैं। क्यों एक औरत ऐसी नहीं हो सकती क्या? सिमिलरली वो तमाम औरतें जो पावर पोजीशन में होकर अपोज नहीं करती हैं डिस्क्रिमिनेशन को, जो अपोज नहीं करती हैं इस तरह की बायस्ड अप्रोच को, वो भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्की का एक हिस्सा हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखें। जब हम सेकंड वेव की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे नए थॉट प्रोसेस भी निकल कर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं इसके अंदर लिबरल, रेडिकल और सोशल फेमिनिस्ट भी हैं। जहाँ लिबरल फेमिनिस्ट बात करती हैं डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की पब्लिक स्फीयर में और इक्वल राइट्स को इंश्योर करने की, वहीं रेडिकल फेमिनिस्ट बात करती हैं पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को चेंज करने की। वो कहती है बराबरी से कुछ नहीं होगा, बराबरी तो सुपरफिशियल है, एक पुरुष और महिला को बराबर अधिकार दे दिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वुमेन स्पेसिफिक राइट्स का क्या? वुमेन्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हों, उनके बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड हों, जो उनका मतलब फिजिकल नीड्स रिलेटेड हैं, जो उनके फिजिकल लिमिटेशंस हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम की हों, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम की हों, वो अलग हैं। तो वो बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए, इस तरह का बनाया जाए जहाँ पर वुमेन्स की अपनी आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट कर सकें, चेरिश कर सकें, नरिश कर सकें। ये ग्रुप इंस्टीट्यूशंस को भी एक वॉयलेंस के टूल के तौर पर देखता है, वो इनडायरेक्ट वॉयलेंस के टूल पर देखता है, जहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर वुमेन की जो स्पेसिफिक राइट्स हैं उनको सब्जुगेट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। फिर आते हैं सोशलिस्ट, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं, वो फेमिनिज्म को भी मार्क्सिज्म के तौर पर देखते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये भी बेसिकली अमीर और गरीब का एक तरीका सिस्टम है। वो तमाम औरतें जो प्रिविलेज सेक्शन में आती हैं वो कहीं ना कहीं खुद उस पेट्रियार्की का हिस्सा हैं, बिकॉज वो जो प्रोलेटारियत, जो दबी कुचली गरीब औरतें हैं, उनकी समस्याओं को न समझना चाहती हैं, ना वो उसको क्वेश्चन करना चाहती हैं। बेसिकली वो अगेन वो जो इलीट पावर स्ट्रक्चर है उसके साथ लिंक होकर अपनी पोजीशन को सेफगार्ड करना चाहती हैं, ना कि वो इस चीज़ का बेनिफिट या तमाम वुमेन्स के बीच में एक तरह से इक्वल फुटिंग लाने की कोशिश करती हैं।
इसमें एक चीज़ आती है इसके बाद के वेव्स। इसके बाद के वेव्स क्या है? इसके बाद के वेव्स हम सब समझेंगे। इसके बाद के वेव्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो वेव है वो वेव है असर्शन का। ना केवल वुमेन स्पेसिफिक, पर यहाँ पे फेमिनिज्म उन तमाम सेक्शंस की बात करता है, उन तमाम आइडेंटिटीज की बात करता है जिसको ग्लोबल लेवल पे इग्नोर किया गया या जिसको हमेशा वीक और डोसाइल समझा गया, जिसमें LGBTQ राइट्स आता है, अबॉर्शन राइट्स आता है, माय कंट्रोल ओवर वन सेल्फ बॉडी आता है, मी टू जैसी मूवमेंट्स आती हैं जहाँ वुमेन्स ना केवल वुमेन स्पेसिफिक राइट्स की बात करती है, पर वो चैलेंज करती है उन तमाम नोशंस को, उन तमाम सेट स्ट्रक्चर्स को जो वुमेन को सब्जुगेट कर रहा है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है जेंडर और सेक्स का। फेमिनिस्ट क्लियर कट डिस्टिंक्शन करती हैं बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। वो कहती हैं जहाँ सेक्स नेचुरल है, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मेल और फीमेल जो है ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों की डिमांड अलग अलग है। अगर हम सेक्सुअल टर्म्स में देखें, इन दोनों के स्ट्रक्चर की नीड्स अलग अलग हैं, इन दोनों का फिजिकल कैपेसिटीज़ अलग अलग हैं। ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है, ये कहीं से कहीं तक वो डिस्टिंक्शन नहीं है जहाँ कौन पावरफुल या कौन कमज़ोर। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने एक जेंडर आइडेंटिटी को वीक बना दिया, आपने एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को जब आपने जेंडर में कन्वर्ट किया तो आपने उसको वीक बना दिया और एक को डोमिनेंट बना दिया, और यहीं से वो सब्जुगेशन का पूरा रिलेशन शुरू होता है। कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हम देखते हैं सोसाइटी में। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वुमेन्स को हमने फैमिली प्राइड से लिंक किया, कल्चरल प्राइड से लिंक किया। वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वुमेन को नरिश किया जाना चाहिए, वुमेन को चेरिश किया जाना चाहिए, उन्हें सेफ गार्ड किया जाना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को सेफ गार्ड करते हैं, जब आप किसी चीज़ को नरिश करते हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर डिपेंडेंट समझ लेते हैं। जब आप कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट समझ लेते हैं तो वो चीज़ आपके नीचे सब्जुगेशन में अपने आप चली जाती है। बात समझ रहे हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये वुमेन जो है या जो फीमेल्स हैं ये सोसाइटी का प्राइड है, ये हमारे कल्चर का प्राइड, इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें सोसाइटी से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पब्लिक बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी, ये फैमिली क्लैन को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं हमको सब्जुगेट कर रहे हैं। हम उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी सब्जुगेट करते हुए दिखते हैं। अगर हम फेमिनिज्म इन IR की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है वो 1975-85 का दरमियान है, जब पहली बार यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ वुमेन उसको डेवलप किया। 1980s का ही ये वो दौर है जब दुनिया के अंदर जेंडर स्टडीज़ की शुरुआत होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब आप कहेंगे जेंडर स्टडीज़ क्या है? जेंडर स्टडीज़ बेसिकली वो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आज काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं जेंडर रिलेशन पे। देखिए, मैं यहाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ जेंडर रिलेशन, मैं बात नहीं कर रहा सेक्स स्टडीज़ की, मैं बात नहीं कर रहा सेक्सुअल रिलेशंस की, यहाँ बात चल रही जेंडर रिलेशन की। यानी हम सेक्स के जो सोशो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है उनकी स्टडी कर रहे हैं, हम सेक्स के उस पावर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेट करता है, डोमिनेट करता है दूसरे जेंडर को। हम यहाँ बात कर रहे हैं वुमेन स्पेसिफिक राइट्स की, तो वो हमें यहाँ होता हुआ दिखता है। इसकी शुरुआत होती है वेल्सली कॉलेज मैसाचुसेट्स से, जब 1988 के अंदर वहाँ पर पहली बार एक वुमेन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ से पहली बार हम देखेंगे जेंडर स्टडीज़ की शुरुआत हमें होती हुई दिखती है। आज देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपको सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज़ दिखेगा। वो क्या है? बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स, सोशो इकोनॉमिकल इशूज़ को, मिलिट्री इशूज़ को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, जो मार्केट को स्टडी करते हैं, डील करते हैं इन टर्म ऑफ फेमिनिस्ट क्वेश्चन, दैट हाउ फेमिनिस्ट परसीव्स, हाउ जेंडर परसीव्ड दोज स्ट्रक्चर्स, उनकी ये स्टडी होती है, पहली बार हमें देखने को मिलता है। यहीं से शुरुआत होती है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ IR की। फेमिनिस्ट लोग बार बार इस चीज़ का क्रिटिक करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो IR की स्टडीज़ है, जो IR का स्ट्रक्चर है, इसमें वुमेंस को पूरी तरह से नेगेट कर दिया गया है, इस पावर स्ट्रक्चर में वुमेंस की कोई जगह नहीं है, और IR कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड एरिया दिखता है, बिकॉज वुमेंस को डिपेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाता रहा है। अगर हम बात करें IR की तो ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि वो मेल फॉर्मुलेटेड करते हैं, तो उसके अंदर वुमेंस की नीड्स को, उनके डिमांड्स को या उनके कंसर्न्स को उतनी जगह कभी हमें देखने को मिलती नहीं है। साथ के साथ IR के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का असर मेल और फीमेल्स पे समानता के तौर पर देखते हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की तरह, जो कहते हैं अगर दुनिया में भूख है तो दोनों पर है, युद्ध है तो दोनों पर है। फेमिनिस्ट इस पे सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कैसे भूख, युद्ध, इसका असर महिला पे हमेशा अलग होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ जो समझे।
जब कहीं युद्ध होता है तो उसका असर एक महिला पे अलग होगा, पुरुष पे अलग होगा। एक एग्जाम्पल है, युद्ध में महिला पुरुष दोनों मरते हैं, पर महिला मरती भी है, उसकी हत्या भी होती है, उसका रेप भी होता है। जब कहीं भुखमरी होती है, दोनों भूखे रहते हैं, बट हमें देखने को मिलेगा कि जब भी किसी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आते हैं, किसी सोसाइटी पे फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले किसी फीमेल के जो कंजप्शन है, उसका जो फूड कंजप्शन है या जो उसका जो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेक्स स्लेव, प्लेजर गर्ल्स, वॉर के अंदर जो होने को आता है, जो जापान में हुआ, जो चाइना में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान ने किया, या जो कोरिया में जापान ने किया, वो क्लासिकल एग्जाम्पल्स है। वुमेन्स ज़्यादा सफ़र करती हैं बिकॉज ट्रेडिशनल मेन सोसाइटी के अंदर वुमेन को वॉयलेट करना किसी सोसाइटी की आइडेंटिटी को अटैक करना है। तो जब मैं किसी सोसाइटी पर अटैक करता हूं तो मैं उसकी सोसाइटी की वुमेन पे भी अटैक करता हूं, बिकॉज उस वुमेन पर अटैक करके ना मैं उस सोसाइटी को केवल डोमिनेट कर रहा हूं, पर मैं उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बिकॉज हमने वुमेन को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लिंक कर दिया सोसाइटी की, हम उस पर भी अटैक कर रहे हैं। इसके साथ साथ IR के ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवॉल्व करते हैं उन ह्यूमन नेचर्स पे जो कि जेंडर में स्पेसिफिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, जैसे डिप्लोमेसी, वॉर। स्टेट क्राफ्ट को हमेशा हमने मेल सेंटर्ड और पावर सेंटर्ड देखा, और कहीं ना कहीं वुमेन्स को हमने साइडलाइन उसमें किया। फेमिनिस्ट बार इस चीज़ पर इन्फेसिस करते हैं कि IR को कॉमनैलिटी की जगह यूनिवर्सल ट्रुथ को ढूंढने की जगह या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को लागू करने की जगह केस स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक वेज पे फोकस करना चाहिए। युद्ध में महिला की ज़रूरतें अलग हैं, पुरुष की ज़रूरतें अलग हैं, अलग अलग समाज के तबकों पे युद्ध का अलग असर पड़ता है। गरीब पे अलग, एक अमीर पे अलग, पावरफुल पे अलग, एक इलीट पे अलग। तो मतलब एक यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ पावर या एक यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ पावर स्ट्रगल को बनाने की जगह आपको चेरिश करना चाहिए या आपको प्रमोट करना चाहिए इंडिविजुअल डिमांड्स को या इंडिविजुअल नीड्स को। एन टिकर बार कहते हैं कि देखिए जो मैस्कुलिनिटी है, जो ये मिसोजिनी है रियलिज्म की, इसने मेल डोमिनेटेड वॉरियर को क्रिएट कर दिया जो कि स्टेट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। वो बार कहता है कि भैया जो आइडिया ऑफ ग्लोरीफाइड मेल वॉरियर है, जो रियलिज्म में दिखता है कि पावर के लिए तैयार हो, युद्ध के लिए तैयार हो, हर स्टेट को हमेशा इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए पावर असर्शन करना चाहिए, इसमें ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन सफरिंग्स की कोई जगह नहीं है। इसमें उस व्यक्ति की कोई जगह नहीं है जो उस पावर स्ट्रक्चर में नहीं है। तो बेसिकली हमने ग्लोरीफाइड मेल वॉरियर तैयार कर दिया है जो हर चीज़ को पावर, वॉर और प्रेशर से डील करता है। ये बात नहीं करता है उस मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी की स्ट्रक्चर की जो सोलली पावर पे बेस नहीं है, जिसमें ह्यूमन सफरिंग, इन्वायरमेंट, जिसमें तुम्हारा इमोशंस, जिसमें तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारा कल्चर, ये सब आ जाता है। उस पे इसका प्राइमरी फोकस नहीं है, जो कि गलत है। फेमिनिज्म कहता है आप इसके बिना सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते। हम पावर को केवल डोमिनेंस और कंट्रोल के तौर पे नहीं देख सकते। रियलिज्म पावर को देखता है डोमिनेंस, कंट्रोल और हेजेमनी के तौर पर, जबकि हमें देखना चाहिए, फेमिनिज्म कहता है, एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट के तौर पे। मैंने कहा था ना, एक फेमिनिस्ट वो होता है जो केवल वुमेन राइट्स की बात नहीं कर रहा, वो उन तमाम सेक्शंस की राइट्स की बात कर रहा है जो ट्रेडिशनली मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर या मेल डोमिनेटेड, मेल का मतलब यहाँ पुरुष नहीं कह रहा मैं, पेट्रियाकल कह रहा हूँ, एक ट्रेडिशनल मैस्कुलाइन पेट्रियाकल सोसाइटी के अंदर या पावर स्ट्रक्चर के अंदर उसको दिखता वो नहीं दिखता। तो बेसिकली फेमिनिज्म बात करता है IR के अंदर ना केवल ब्रूट रियलिज्म की, ना केवल डोमिनेंस और सब्जुगेशन की जिस तरह से रियलिज्म करता है, वो बात करता है कलेक्टिव एम्पावरमेंट की, यानी तमाम तबके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ना केवल वुमेन्स का, तमाम उन शेयर होल्डर्स का जिनको इग्नोर किया जाता रहा है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक एग्जाम्पल रहा है ना, देखो ये भी एग्जाम्पल है। ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिबेट में बार कहा जाता रहा है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, चाहे IMF या वर्ल्ड बैंक, वो क्या है, वो एक टूल है जिसके थ्रू ग्लोबल पावर्स सब्जुगेट करती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। क्यों? बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, वो गरीब है, तो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में से नहीं है। ये गलत है। If you are a part of a society, if you are a part of a world order, regardless of your economical, political or military status, you have the right to say yes or no. You have the right to express your views. आपके पास ताकत होनी चाहिए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट, सबका समग्र विकास, सबका समग्र सशक्तिकरण। फेमिनिज्म पूरी तरह से डिनाई कर देता है उस नोशन को जो कि मॉरलिटी को डिसएसोसिएट करता है रियलिज्म से।
फेमिनिज्म कहता है, आप कहते हैं कि मोरालिटी की, एथिक्स की कोई जगह नहीं है आईआर में, बट जब मोरालिटी और एथिक्स की कोई जगह नहीं होगी आईआर में तो दुनिया में एनार्की आएगी, बिकॉज जब मोरालिटी और एथिक्स नहीं होगा तो कोई ऑर्डर भी नहीं होगा। हर कोई पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए जस्ट अनजस्ट टूल को यूज करेगा, जिससे एनार्की आएगी, सब्जुगेशन होगा लोगों का और ह्यूमन सफरिंग बढ़ेगी। फेमिनिस्ट उन मॉरल कमिटमेंट्स को जो ह्यूमन नेचर के अंदर मिलते हैं, सोसाइटी के अंदर मिलते हैं, उनको सॉलिडिफाई करना चाहता है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस, ग्लोबल इंट्रैक्शन और एक तरह से हम ये कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर एक हार्मनी को हम जन्म दे सकें। फेमिनिज्म क्रिटिक है पावर का। फेमिनिज्म केवल मेल पावर क्रिटिक नहीं है, वो उन तमाम पावरों का क्रिटिक है जो डोमिनेट करती हैं, जो सब्जुगेट करती हैं, जो व्यक्ति की आज़ादी छीनती हैं, जो समाज की आज़ादी छीनती हैं। फेमिनिज्म केवल अपनी आज़ादी की बात नहीं करता, फेमिनिज्म बात करता उन तमाम लोगों की आज़ादी की जिनको वो जगह नहीं मिली या जिनको वो वॉइस नहीं मिलती जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें फ्रीली। वो बार बार कहता है कि पावर केवल रियलिज्म नहीं है, पावर केवल हार्ड पावर नहीं है, पावर एम्पावरमेंट है। पावर वो पावर है जहां पर हर व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस कर सके और वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर में हर व्यक्ति, हर सेक्शन की नीड्स को ध्यान रख के डिसीजन लिया जाना जरूरी है, ना कि ये देखते हुए कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उसको हासिल करने के लिए मैं कैसे दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ। मतलब एक कांस्टेंट कंपटीशन नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ यूनाइटेड नेशन एक एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का, जहाँ पर डायलॉग की बात की जाती, जहाँ पर यह बात नहीं की जाती कि हम किस तरह से डोमिनेट करें, सब्जुगेट करें। हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि हम किस तरह से एम्पावर्ड करें। अगेन अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, वो बार बार असर्ट करता है उन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को जो कि कोर में और सेंट्रल में है, जो कि इनसिक्योरिटी को प्रमोट करती है अमंग द इंडिविजुअल और इन स्टेट, जो बात करती है एक मॉडर्न स्टेट के अंदर इनसिक्योरिटी को प्रमोट करने की। वही सिक्योरिटी डिलेमा, पावर स्ट्रक्चर, कांस्टेंट पावर स्ट्रगल, ये स्ट्रगल्स तो इनसिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये तो एंग्जाइटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको डायलॉग, पीस, आर्बिट्रेशन की ओर जाना चाहिए जो फेमिनिज्म चाहता है। मतलब बात करें, बातचीत करें, मध्यस्थता करें, आप समझें एक दूसरे को, ओपन हो। वो सीक्रेसी, वो श्रूडनेस, वो अल्ट्रा फोकस ऑन पावर, ये प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा फेमिनिज्म का मानना है। साथ के साथ वो ये कहती है कि पावर हमेशा वुमेन की सफरिंग को इंटरनेशनल रिलेशंस में इग्नोर करता है, चाहे वो रेप हो वुमेन्स का। वो भूल जाता है कि वुमेन्स का वॉर को देखने का नज़रिया अलग है। क्लासिकल एग्जाम्पल, इजराइल में कई सारे ऐसे वुमेन ग्रुप्स हैं जो फिलिस्तीन की वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, वुमेन्स का सफरिंग को देखने का नज़रिया अलग है, उनकी सफरिंग अलग है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में उनकी कोई से नहीं है, तो ये उसको भी अपोज करता है। साथ के साथ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सिटीजनशिप भी इसी में आता है। वो कहता है देखो, इक्वल सिटीजनशिप बकवास है। इक्वल सिटीजनशिप का मतलब है आप और मैं बराबर हूं, पर आप और मैं कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ये तो बेसिकली दो डोमिनेट ग्रुप बना रहा है, जिसमें एक डोमिनेटेड, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो जो ताकतवर है वो ताकतवर है, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना होगा। सबकी डिमांड्स अलग है। आप वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते पब्लिक स्फीयर से बाहर, प्राइवेट स्फीयर में वो मेल को आप प्रमोट नहीं कर सकते पब्लिक स्फीयर में। जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिटीजनशिप में हम बात करते हैं, सिटीजनशिप नीड टू बी एम्पावरिंग वन, ना कि लोग एम्पावर्ड हो। सिटीजनशिप का मतलब केवल इक्वालिटी नहीं है, आपको जेंडर स्पेसिफिक इक्वालिटी देनी होगी। आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि जो इक्वालिटी है वो प्रमोट करे प्लूरैलिटी को, वो प्रमोट करे डाइवर्सिटी को। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो फेमिनिज्म है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की जेंडर्ड अप्रोच को प्रमोट करता है, जहां पर पावर स्ट्रगल, रियलिज्म, इनका फोकस सब्जुगेशन पे है, डोमिनेंस पे है, हेजेमनी पे है। वहीं फेमिनिज्म जो है वो प्लूरैलिटी की बात करता है, वो डायलॉग की बात करता है, वो इमोशंस की बात करता है, वो स्पेस प्रोवाइड करवाने की बात करता है उन तमाम ग्रुप्स को जिनके पास वो से नहीं है अपने आप को असर्ट करने की। ये फेमिनिज्म बात करता है इक्वालिटी की, फेमिनिज्म बात करता है डायलॉग की, फेमिनिज्म बात करता है एक अप्रोच अपनाने की जो एम्पावरिंग वन हो। मतलब फेमिनिज्म वही नॉर्थ साउथ डिबेट में जिस तरह ग्लोबल साउथ कहता है या गरीब कंट्रीज कहती हैं कि भाई जो पूरा स्ट्रक्चर है आईआर का ये हमें दबाने वाला है, आपने ताकत दे दी ग्लोबल लेवल पे उन ग्लोबल पावर सेंटर्स को जो ये समझते हैं कि हमारा जो व्यू पॉइंट है दुनिया का वही सही पॉइंट है। नहीं, डायलॉग होना चाहिए, आपको कमज़ोरों के व्यू पॉइंट को भी समझना होगा आईआर के अंदर, ये फेमिनिस्ट चाहते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा आया होगा। थैंक यू।